ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस सेशन में प्योर इंडक्टिव सर्किट्स की बात करेंगे। प्योर इंडक्टिव सर्किट का मतलब सर्किट में खाली इंडक्टर है। ऑफ कोर्स एसी जनरेटर तो है ही, और खाली इंडक्टर लगा हुआ, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है, सिर्फ इंडक्टर है। इंडक्टर मैंने लिया है ऑफ इंडक्टेंस L, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है विच इज एक्चुअली द इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो VL से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, विच इज एक्चुअली द इंड्यूस्ड ईएमएफ। और करंट की डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूं। अब वही बात जो हमने इससे पहले सर्किट्स में की है, रेजिस्टिव सर्किट में या फिर कैपेसिटिव सर्किट में, वही बात यहां पर भी, एग्जैक्टली वही बात यहां पर भी। सिंस दो ही एलिमेंट्स लूप में है, इस कंप्लीट लूप में दो ही एलिमेंट्स हैं, अगर दो ही एलिमेंट्स हैं तो वोल्टेज जो होगी वो दोनों में सेम होनी चाहिए, लेकिन इन अपोजिट सेंस, अपोजिट डायरेक्शन सेम होगी और अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तभी जाके टोटल पोटेंशियल चेंज जो है वो जीरो बन जाएगा अक्रॉस द लूप, व्हिच वी नीड टू बी जीरो। ओके, वी नीड दैट टू बी जीरो। सो अगर यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन अपवर्ड है एट सम इंस्टेंट, ऑफ कोर्स हमें पता है कि डायरेक्शन रेगुलर इंटरवल्स के बाद चेंज कर रहा है, सो मैंने कोई टाइम लिया है जहां पर ईएमएफ की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, मीनिंग ये साइड इसका नेगेटिव है और ये साइड इसका पॉजिटिव है एट दिस इंस्टेंट। ओके, एट दिस इंस्टेंट। तो ये वाला ईएमएफ जो है, जो सोर्स का ईएमएफ है, उसका इफेक्ट सर्किट में क्लॉकवाइज है। तो यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या वोल्टेज होगी, उसका इफेक्ट काउंटर क्लॉकवाइज होना चाहिए, अपोजिट सेंस में होना चाहिए। वो कब होगा? जब ये एंड नेगेटिव बन जाएगा, ये एंड पॉजिटिव बन जाएगा, ताकि इसका इफेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां इस डायरेक्शन में आ जाए। सो डायरेक्शन तो आ गई, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अब मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू के हिसाब से जो यहां के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टेज होगा, वो उसके बराबर होना चाहिए। सो VL एट ऑल इंस्टेंट्स, ओके, एट ऑल इंस्टेंट्स, ऐसा नहीं है कि कभी कभी इसके बराबर होगा, एट ऑल इंस्टेंट्स इसके बराबर होना चाहिए और अपोजिट सेंस में होना चाहिए। ओके, एट ऑल इंस्टेंट्स। अब E हमें पता है इज E0 साइन ऑफ ओमेगा dt, एसी जनरेटर का सोर्स यही है। अब यू कैन सी वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो है वो साइनोसॉइडली चेंज हो रही है, उसके एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी सेम जो सोर्स के एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, और उसका एम्पलीट्यूड, रिमेंबर एम्पलीट्यूड जो है वो साइन टर्म का कोफिशिएंट होता है। सो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो E0 के ही बराबर है, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशंस में देखा है। रेजिस्टिव सर्किट में भी वही बात थी और कैपेसिटिव सर्किट में भी वही बात थी। सो वोल्टेज के बारे में कोई नई बात नहीं है, वोल्टेज वाली बात जो है वो तीनों सर्किट्स में सेम है। ओके, तीनों सर्किट्स में सेम है। प्योर रेजिस्टिव वाले सर्किट में VR हमने लिखा था, वो भी था E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, उसके बराबर। कैपेसिटिव सर्किट में हमने VC लिखा था, वो भी उसी E के बराबर था, E0 साइन ऑफ ओमेगा dt। अब यहां पर इंडक्टर के केस में भी उसी के बराबर है, VL इज इक्वल E इज इक्वल E0 साइन ऑफ ओमेगा dt। सो वोल्टेज के पर्सपेक्टिव में कोई चीज जो है वो चेंज नहीं हो रही है। सो एम्पलीट्यूड जो है वो E0 के बराबर है। सो विल नाउ यूज द स्टैंडर्ड नोटेशन जो हम यूज कर रहे हैं, VL इज इक्वल टू VL0, द एम्पलीट्यूड जो E0 के बराबर है, इंटू साइन ऑफ ओमेगा dt। कॉल दिस इक्वेशन 1। सो ये वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर डेवलप हो रहा है, VL0 बीइंग द एम्पलीट्यूड जो EMF के एम्पलीट्यूड के बराबर है, सोर्स के एम्पलीट्यूड के बराबर है, और साइन ऑफ ओमेगा dt, एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा d है, जो सोर्स के एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ऑफ कोर्स ये फोर्स्ड ऑसिलेशंस है, फोर्स्ड ऑसिलेशंस में सोर्स जो डिसाइड कर लेगा वही फ्रीक्वेंसी रहेगी। ओके, सोर्स जो डिसाइड कर लेगा वही फ्रीक्वेंसी रहेगी, ओमेगा डी। इनिशियली ट्रांजिएंट फेज जो होता है, जो लास्ट सेशन में हमने कैपेसिटर वाले केस में भी, सो वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, वहां पर कुछ केओस होता है इनिशियली, लेकिन वंस थिंग सेटल डाउन तो यही फिर होगा, ओमेगा डी से ही ये भी ऑसिलेट कर लेगा। इट्स लाइक कि अगर मैं आपको पकड़ के शेक कर लूं तो इनिशियली यू विल शो सम रेजिस्टेंस, मैं ऑसिलेट कर लूंगा, बट वंस आई ग्रिप यू, कुछ एफर्ट के बाद यू विल अल्टीमेटली लूज, आई विल बी द विनर। ओके, सो आप फिर ऑसिलेट कर लेंगे मेरी विल के हिसाब से, मेरी विल का मतलब मेरी एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो मैं डिसाइड कर लूंगा वही आ जाएगी। सो यहां पर जो जनरेटर एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा वही यहां पर होगा। हाँ, इनिशियल वो छोटे से पीरियड के बाद, ट्रांजिएंट पीरियड के बाद
वैसा होगा. Transient period is not part of our study. So VL is equal to VL0 sine of omega dt. This is equation 1. Let's call this equation 1. अब जाके करंट की बात. करंट में हमें पहले देखना है कि करंट इक्वेशन क्या बन जाएगी, और फिर वहां पर देखना है फेज डिफरेंस क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, फिर अपोजिशन क्या होगी. रिमेंबर रेजिस्टिव सर्किट में अपोजिशन जो थी वो थी रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव सर्किट में जो अपोजिशन थी वो थी कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल 1/C ओमेगा डी. और यहां पर देखते हैं कि यहां की अपोजिशन जो है वो किसके बराबर होगी. विल कॉल दैट इंडक्टिव रिएक्टेंस. ओके, सो करंट हम देखते हैं. उसके लिए आई बिगिन फ्रॉम एन इक्वेशन जो इंडक्टर के लिए आपने देखी है. इंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जिसको हमने यहां पर VL कहा है, उसका वैल्यू, डायरेक्शन तो हमने पहले ही काउंट की है, तो उसका वैल्यू जो है वो हमें पता है इज L di/dt. L di/dt. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें IL निकालना है. अब ओम्स लॉ तो यहां पर यूज नहीं करेंगे कि करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय अपोजिशन. ये इंडक्टर है, ये तो रेजिस्टेंस नहीं है. रेजिस्टिव सर्किट में हमने डायरेक्टली यूज किया था ओम्स लॉ, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. कैपेसिटर में भी हम यूज नहीं कर पाए थे, तो वहां पर हमने पहले चार्ज निकाली कैपेसिटर की, फिर उसकी डिफरेंशिएशन कर दी. तो यहां पर ये इक्वेशन हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट IL, करंट थ्रू द इंडक्टर. अब VL जो है वो हमें पता है, दैट इज VL0 वोल्टेज एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा dt इज इक्वल टू ये L DIL डिवाइडेड बाय dt. dt को यहां देते हैं, I को नीचे लाते हैं. दिस इंप्लाइज यहां पर DIL बच गया इज इक्वल टू VL0 डिवाइडेड बाय ये L नीचे और साइन ऑफ ओमेगा dt इंटू dt. अब सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करके हम IL निकाल सकते. इंटीग्रेशन ऑफ DI इज I, तो इंटीग्रेशन हमें करनी होगी. सो आई विल परफॉर्म द इंटीग्रेशन नाउ. इंटीग्रेशन यहां से भी, इंटीग्रेशन यहां से भी. हम कोई लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस कर देंगे, वैसे ज्यादा आसान रहेगा. सो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ DIL इज जस्ट IL इज इक्वल, यहां पर VL0 डिवाइडेड बाय L, ये सारा कांस्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा dt, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ AX, साइन की इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस, सो माइनस cos omega dt divided by omega d. Remember, sin of AX की इंटीग्रेशन माइनस cos AX divided by A, और फिर जाके प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C. इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं. अब IL is equal to minus VL0 डिवाइडेड बाय L, ओमेगा डी उसी के साथ रखते हैं, ओमेगा डी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा dt प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C. कॉल दिस इक्वेशन 2. अब पहले तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना होगा, तब जाके इक्वेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी. ना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, हम करंट का एवरेज वैल्यू लेंगे और वन कंप्लीट साइकिल. ओके, एक कंप्लीट साइकिल के लिए करंट का. अब ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल जो है वो 0 के बराबर होता है, वो हमने पीछे देखा है. सो वो हम लेंगे टेकिंग एवरेज ओवर वन कंप्लीट साइकिल, और वन कंप्लीट साइकिल. ये IL एवरेज इज इक्वल टू माइनस VL0 डिवाइडेड बाय L ओमेगा d इंटू कॉस ऑफ ओमेगा dt, उसका एवरेज, फिर प्लस C इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का एवरेज इज जस्ट द सेम. ओके, वो C ही रहेगा. अब दिस थिंग इज 0, एवरेज करंट और वन कंप्लीट साइकिल इज 0.
कॉस ऑफ थीटा एवरेज जो है कंप्लीट साइकिल के लिए वो भी जीरो होता है। रिमेंबर उसका क्रस्ट और ट्रफ हम ऐसे देख सकते हैं, उसका क्रस्ट और उसका ट्रफ जितना पॉजिटिव हाफ है उतना ही नेगेटिव हाफ है, तो ओवरऑल एवरेज जो है वो उसका भी जीरो बन जाएगा कंप्लीट साइकिल के लिए ऑब्वियसली। ओके, कंप्लीट साइकिल के लिए तो ये भी जीरो के बराबर प्लस सी, सो दिस इंप्लाइज सी इज जीरो, जीरो जस्ट, सो सी इज इक्वल टू जीरो। अब सी जीरो के बराबर है तो इक्वेशन 2 जो है therefore 2 implies C 0 के बराबर, so this will become IL is equal to minus VL0 divided by L omega D, okay, divided by L omega D। C तो 0 के बराबर, लेकिन और एक चेंज मैं यहां पर कर लूंगा, मैं साइन कॉस को पुट कर लूंगा इन टर्म्स ऑफ साइन, क्योंकि हमें करंट वाली इक्वेशन जो है वो वोल्टेज वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। ओके, वोल्टेज वाली इक्वेशन के, सो कॉस को हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू साइन, जैसे कि हमने कैपेसिटिव सर्किट में भी किया था। सो यहां लेकिन वहां पर हमने डिफरेंट लिखा था, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट लिखेंगे। मैं लिखूंगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा डी टी प्लस, ये तो सी 0 के बराबर है। अब कैपेसिटिव सर्किट में हमने लिखा था पाई बाई 2 प्लस ओमेगा डी टी, यहां पर मैं लिख रहा हूं पाई बाई 2 माइनस ओमेगा डी टी। माइनस में क्यों लिख रहा हूं, उसका रीजन है, सी वोल्टेज वाली इक्वेशन में जब आप एंगल के अंदर देखेंगे ओमेगा डी जो है वो पॉजिटिव है। सो कंपैरिजन के लिए कुछ चीजों का हमने ख्याल रखना है, करंट वाली इक्वेशन और वोल्टेज वाली इक्वेशन को जब हम कंपेयर कर लेंगे कुछ चीजों का ख्याल रखना है। पहली बात, यहां पर प्लस साइन है, अब साइन नहीं है दैट मींस प्लस साइन है, सो यहां पर प्लस साइन है, सो वी वांट प्लस साइन हियर, सो हमें इस माइनस साइन को वी हैव टू किक दिस आउट समवेयर, वी हैव टू फाइंड अ वे आउट कि माइनस साइन ना आ जाए यहां पर। दूसरी बात, यहां पर साइन है तो यहां पर भी साइन होना चाहिए, वो तो हमने ला दिया। तीसरी बात, एंगल के अंदर ओमेगा डी जो है वो पॉजिटिव है, तो एंगल के अंदर ओमेगा डी यहां पर भी पॉजिटिव रहना चाहिए। अब वो पॉजिटिव कब रहेगा, जब मैं पहले यहां पर नेगेटिव लूंगा, फिर आगे चल के ये पॉजिटिव बन जाएगा। अगर मैं यहां पर पॉजिटिव लूंगा ये आगे चल के नेगेटिव बन जाएगा, तो उससे कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। ओके, सो ये मैं नेगेटिव ले रहा हूं ओमेगा डी, ताकि आगे चल के ये पॉजिटिव बन जाए। यू विल सून सी क्या एक दो स्टेप्स में आगे चल के कैसे पॉजिटिव बन जाएगा। नाउ दिस इंप्लाइज दिस कैन बी रिटन एज IL is equal to minus VL0 divided by L omega D sin of, now यहां पर जरा ध्यान दे, मैं ऐसे लिखूंगा, मैं अंदर एंगल के अंदर माइनस को कॉमन लूंगा, ये बन जाएगा ओमेगा डी टी माइनस पाई बाई 2। ओके, ओमेगा डी टी माइनस पाई बाई 2। अब साइन ऑफ माइनस थीटा, सी मैंने ओमेगा डी को पॉजिटिव बना दिया, बट देयर इज दिस माइनस साइन। साइन ऑफ माइनस थीटा जो है दैट इज माइनस साइन थीटा। साइन जो है वो ऑड फंक्शन होती है, ओके, ऑड फंक्शन। सो वी नो कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ओके, माइनस साइन थीटा। सो जब ये साइन ऑफ माइनस थीटा के बदले में माइनस साइन थीटा बन जाएगा तो माइनस माइनस यहां पर प्लस बन जाएगा। सो देयरफॉर IL इज इक्वल टू, अब ये VL0 फिलहाल माइनस साइन को रखे, डिवाइडेड बाय L ओमेगा D, साइन ऑफ माइनस थीटा के बदले में माइनस साइन थीटा, वो माइनस माइनस जो है प्लस बन जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा dt माइनस पाई बाई 2। ओके, माइनस पाई बाई 2। सो नोट कर लें कि मैंने शुरुआत में ओमेगा डी माइनस ले लिया, तब जाके यहां पर प्लस बन रहा है। अगर हमने वहां पर प्लस लिया होता तब ये यहां पर माइनस बन जाता, तो सारा गड़बड़ होता, हम कंपेयर नहीं कर पाते, सो इसलिए यहां पर जरूरी है कि कैपेसिटिव सर्किट में हमने पाई बाई 2 प्लस ओमेगा डी टी लिखा था। द रीजन वाज वहां पर कोई माइनस साइन नहीं था, सो ये माइनस साइन की वजह से और ओमेगा डी को अल्टीमेटली पॉजिटिव रखने के लिए वी हैव टू डू दिस कन्वर्जन। नाउ करंट जो है वो आप देख सकते हैं कि साइनोसॉइडली चेंज हो रही है with an angular frequency of omega d। एम्पलीट्यूड ये रहा, this is the amplitude। साइन टर्म का जो कोफिशिएंट है that is the amplitude। so this implies IL is equal to
इसको मैं लिखूंगा आई एल जीरो साइन ऑफ ओमेगा डी टी माइनस पाई बाई टू. Call this equation 3, where IL0 amplitude जो है that's equal to VL0 divided by L omega D. L omega D. Okay, या फिर L omega D के बदले में हम यहां पर लिखते हैं XL. तो यहां पर मैं लिखूंगा XL. XL जो है वो L omega D के बदले में. Okay, L omega D के बदले में. Okay, before we talk about XL, okay, this is not XC, this is XL. Before we talk about XL, ये है क्या, पहले जरा कंपेयर कर लें. वोल्टेज की एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी, करंट ऑसिलेट कर रही है साइनोसॉइडली विद द सेम एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी. तो जो सोर्स के एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी है वही यहां पर वोल्टेज के एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी है इन द इंडक्टर, और वही जाके फिर करंट के एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी है. और फिर जाके फेज डिफरेंस, यहां का फेज जो है दैट्स ओमेगा डीटी, यहां का फेज जो है दैट्स ओमेगा डीटी माइनस पाई बाई टू. सो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ माइनस पाई बाई टू. Minus pi by 2 means current is lagging behind voltage by a phase of pi by 2. Okay, current is lagging behind voltage by a phase of pi by 2. So phase difference जो है वो मैं यहां पर लिखता हूं. Phase difference जो है phi is equal to minus pi by 2. Phi से हम usually represent करते हैं minus pi by 2, meaning current lags behind voltage by a phase of pi by 2. lags behind जब हमने कहा तो माइनस साइन इंक्लूड हो गया, सो बाय फेज ऑफ पाई बाई 2. या हम कह सकते हैं कि वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट बाय फेज ऑफ पाई बाई 2. वोल्टेज आगे है बाय पाई बाई 2, या फिर करंट पीछे है बाय पाई बाई 2. ओके, सो यहीं पर मैं अब सीधे ही फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा. पहले वोल्टेज वाला फेजर जो है, वोल्टेज वाले फेजर में लेंथ जो होगी वो एम्पलीट्यूड VL0 के बराबर, और उसका एंगल विद एक्स एक्सिस जो होगा वो ओमेगा dt होगा फेज के बराबर. चलिए मैं यहां पर लेता हूं इसकी लेंथ VL0, और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर लेगा विद एन एंगल ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी. और फिर जाके करंट, अच्छा इसका y कंपोनेंट जो है, रिमेंबर साइन इन्वॉल्व है तो इसलिए y कंपोनेंट, कॉस होता तो x कंपोनेंट. y कंपोनेंट ऑफ द फेजर विल गिव यू वैल्यू ऑफ द ऑसिलेटिंग क्वांटिटी. अब वो वैल्यू जो है वो x VL के बराबर है, वोल्टेज का वैल्यू. सो y कंपोनेंट जो है वो VL के बराबर है विद दिस एंगल इक्वल टू ओमेगा dt. ओमेगा dt. अब करंट वाला फेजर, करंट वाले फेजर की लेंथ IL0, उसका एम्पलीट्यूड, ओके, और उसका एंगल होगा ओमेगा dt माइनस पाई बाई 2. तो ओमेगा dt तो आपने लिया है, फिर वापस आना है पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 मतलब क्लॉकवाइज. फिर पहले आप ओमेगा dt के लिए काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे, फिर पाई बाई 2 के लिए क्लॉकवाइज आएंगे. सो वो यहां पर कहीं होगा. अब इसकी लेंथ IL0 के बराबर विद दिस एंगल 90 डिग्रीज. ये भी रोटेट कर लेगा विद एन एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा डी व्हिच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी. और इसका y कंपोनेंट जो होगा, रिमेंबर साइन इन्वॉल्व है तो y कंपोनेंट, कॉस होता तो x कंपोनेंट. इसका y कंपोनेंट जो होगा वो आपको करंट का वैल्यू देगा, वैल्यू ऑफ द ऑसिलेटिंग क्वांटिटी. यहां पर ऑसिलेटिंग क्वांटिटी करंट है तो वो आपको करंट का वैल्यू देगा IL. ओके, सो यू कैन सी करंट वाला फेजर पीछे है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2. कैपेसिटर सर्किट में करंट वाला फेजर यहां पर था, आगे था बाय फेज ऑफ पाई बाई 2, यहां पर पीछे है बाय फेज ऑफ पाई बाई 2. सो ये तो फेजर डायग्राम. अब जाके ये जो हमने XL लिखा था यहां पर, या उससे पहले मैं यहां पर इसको ऐसे लिखूंगा, करंट एम्पलीट्यूड
is equal to voltage amplitude divided by opposition एनालॉगस टू ओम्स लॉ, करंट इज इक्वल वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, लेकिन यहां पर अपोजिशन है और यहां की अपोजिशन जो है वो एक्सएल है। अपोजिशन एक्सएल किसके बराबर है? वो हमने एल ओमेगा डी के बदले में लिखा है, एल ओमेगा डी, एंड वी कॉल दिस इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर वाले केस में हमने कहा था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और यहां पर हम कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब जाके इसके स्पेशल केसेस देखेंगे ताकि हमें इंडक्टर के बारे में पता चले कि वो किस फ्रीक्वेंसी को पास करने की टेंडेंसी रखता है और किस फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करने की टेंडेंसी रखता है। कैपेसिटर सर्किट में हमने देखा था कि कैपेसिटर जो है वो हाई पास फिल्टर है, ओके। हाई पास फिल्टर का मतलब वो हाई फ्रीक्वेंसी को अलो कर लेगा, लो फ्रीक्वेंसी को कैपेसिटर जो है दैट टेंड्स टू ब्लॉक द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को इट अलाउज देम, ओके, टेंड्स टू अलो देम। इंडक्टर का देखेंगे, वो यहां से हमें पता चल जाएगा, एक्सएल से पता चल जाएगा। नाउ इफ ओमेगा डी tends to 0, okay, very close to 0 या equal to 0, tends to 0, that means we are talking about very low frequency, very low frequency। अब ओमेगा डी 0 के बराबर, ओमेगा डी 0 के बराबर तो एक्सएल 0 के बराबर। सी एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा डी, सो ओमेगा डी 0 एक्सएल 0, दिस इंप्लाइज एक्सएल जो है वो 0 के बराबर। कोई अपोजिशन ही नहीं है, कोई अपोजिशन ही नहीं ना। इंडक्टर के बारे में आपको यह बात पता होनी चाहिए, जब इंडक्टर के थ्रू करंट कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट करंट डीसी में हमने देखा था, कांस्टेंट करंट का मतलब होगा ओमेगा डी इज एग्जैक्टली 0, ओके। एग्जैक्टली 0 तो होता ही है, लेकिन हम यहां पर काफी स्मॉल फ्रीक्वेंसी की भी बात कर रहे हैं। और वहां पर हमने देखा है डीसी सर्किट्स में करंट जब कांस्टेंट बन जाती है, इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए कनेक्टिंग वायर, उसकी कोई अपोजिशन ही नहीं है। सो कोई अपोजिशन ही नहीं है, सो इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए कनेक्टिंग वायर। Inductor behaves like a connecting wire. Behaves like a connecting wire. If omega d is very large, tends to infinity. So we're talking about high frequencies, okay? Very high frequencies. तो लो फ्रीक्वेंसीज के बारे में हमने देख लिया कि इंडक्टर जो है वो अलो कर लेगा, क्योंकि वो अपोजिशन 0 के बराबर है या अपोजिशन ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। अपोजिशन ही नहीं है तो इट विल अलो देम। सो लो फ्रीक्वेंसी करंट्स को अलो कर लेगा। रिमेंबर कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी करंट्स को ब्लॉक कर रहा था, इंडक्टर लो फ्रीक्वेंसी करंट्स को अलो कर लेगा। अब अगर ओमेगा डी काफी ज्यादा है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, तब जाके अगर ओमेगा डी बहुत ज्यादा है, एक्सएल जो है दैट विल बिकम इन्फिनिटी, मतलब इनफिनाइट अपोजिशन। इनफिनाइट अपोजिशन तो ऑब्वियसली करंट कहां से फ्लो कर लेगी? सी, अगर इनफिनाइट अपोजिशन होगी तो करंट एम्पलीट्यूड 0 के बराबर होगा। करंट एम्पलीट्यूड 0 है, दैट मींस करंट 0 है, ओके। करंट मैक्सिमम करंट 0 है तो बाकी करंट्स तो ऑब्वियसली 0 ही होंगे। सो एक्सएल इन्फिनिटी मींस इनफिनाइट अपोजिशन, इट विल ब्लॉक करंट। सो इंडक्टर जो है, इंडक्टर बिहेव्स as an open switch, okay. Inductor behaves as an open switch, so it does not allow it, does not। so किसको allow कर रहा है, किसको allow नहीं कर रहा है? It allows low frequencies and it has a tendency to allow low frequencies and has a tendency to block high frequencies। low frequencies को allow कर लेगा, high frequencies को block कर लेगा। so कौन सा फिल्टर हुआ है? कैपेसिटर जो है वो लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर रहा था और हाई फ्रीक्वेंसी को अलो कर रहा था, तो हमने उसको हाई पास फिल्टर कहा था।
ये लो फ्रीक्वेंसी को अलो, उल्टा, बिल्कुल उल्टा, कैपेसिटर का उल्टा, ये लो फ्रीक्वेंसी को अलो कर रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर रहा है। सो इसको हम कहेंगे लो पास फिल्टर। ओके, सो इंडक्टर जो है इट्स लो पास filter. It allows, it has a tendency to allow low frequencies and has a tendency to block high frequencies. Capacitor का बिल्कुल उल्टा, capacitor allows high frequency and blocks low frequencies. This one blocks high frequency and allows low frequency. बिल्कुल उल्टा है। यहां एक इंटरेस्टिंग बात कंक्लूड होती है, अगर आप इंडक्टर को अलग से यूज कर लेंगे तो ये लो फ्रीक्वेंसी को अलो कर लेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर लेगा। सो यू हैव सो मेनी फ्रीक्वेंसीज कमिंग इन। अगर हम सपोज रेडियो स्टेशन, रेडियो का एक एंटीना कंसिडर कर लेंगे, ओके, रेडियो का एंटीना कंसिडर कर लेंगे या टीवी का एंटीना कंसिडर कर लेंगे, वहां से स्टेशन से काफी सारी सिग्नल्स आ रही है, बहुत सारे स्टेशंस हैं, हंड्रेड्स ऑफ देम। सो बहुत सारी सिग्नल्स आ रही है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के, हर किसी स्टेशन की अपनी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पर अगर आपने खाली इंडक्टर लगा दिया, ओके, खाली इंडक्टर लगा दिया, तो ये लो फ्रीक्वेंसी को अलो कर लेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर लेगा। सो जिन स्टेशंस की लो फ्रीक्वेंसी होगी उनकी करंट को अलो कर लेगा और जिन स्टेशंस की हाई फ्रीक्वेंसी होगी उनको ब्लॉक कर लेगा। लेकिन अगर आपने खाली कैपेसिटर कनेक्ट किया है तो जिन स्टेशंस की लो फ्रीक्वेंसी होगी उनको ब्लॉक कर लेगा कैपेसिटर, और जिनकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उनको अलो कर लेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इन दो की कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे, one tends to block high frequency, the other tends to block low frequency. One tends to allow low frequency, the other tends to block low frequency. So अगर इनकी कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे, कॉम्बिनेशन यूज करने का मतलब होगा हम कहीं पर भी कोई भी फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर पाएंगे। That's exactly what happens in a radio station, radio or TV, जहां पर आप एक खास स्टेशन वाली फ्रीक्वेंसी को फिर सिलेक्ट करते हैं। खैर वो आगे चल के आएगा। फिलहाल XL is equal to L omega D. XL is equal to L omega D is the inductive reactance. It's directly proportional to omega D. लो फ्रीक्वेंसी के टाइम ये काफी कम वैल्यू रखेगा तो अलो कर लेगा, इट बिहेव्स लाइक ए कनेक्टिंग वायर। हाई फ्रीक्वेंसी में ये ब्लॉक कर लेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा डी है। तो यहां पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे बिटवीन XL एंड ओमेगा डी, graph will be a straight line, direct proportionality. Okay, graph will be a straight line. चलिए फिलहाल दो चीजें आ गई, rather तीन चीजें आ गई। करंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल वोल्टेज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय द अपोजिशन। फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी सेम है, और फेज डिफरेंस जो है वो -π/2 है। करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाय फेज ऑफ π/2। वोल्टेज का एम्पलीट्यूड जो है वो सोर्स के एम्पलीट्यूड के बराबर है। वोल्टेज जो है वो सोर्स के वोल्टेज के बराबर हमेशा होगा, लेकिन इन अपोजिट सेंस। करंट भी सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर लेगा बट विल लैग बिहाइंड बाय फेज ऑफ π/2। ओके, सो फेजर डायग्राम ये और ये XL का ग्राफ। अब हम देखते हैं कि करंट और वोल्टेज जो है वो कैसे चेंज हो रहे हैं विद टाइम। तो उसके लिए ये ग्राफ हम ड्रॉ कर लेंगे। So this is 0 here, VL or IL versus time, okay, versus time. पहले वोल्टेज का देखते हैं। साइनोसॉइडल कर्व है, सो साइन शेप है, सो शेप तो हमें पहले ही पता है। अब कहां से स्टार्ट करना है फिर कहां जाएगा वो हम देख लेते हैं। वो हम फेजर डायग्राम से देख लेंगे। फेजर डायग्राम में टाइम t इक्वल 0 पे देख लें। ये दो फेजर्स ऐसे हैं। 0 टाइम पे ये ऐसे होंगे क्योंकि ये एंगल जो है वो 0 के बराबर होगा। t इज इक्वल 0, सारा एंगल जो है वो 0 के बराबर होगा, तो फेजर्स ऐसे होंगे। वोल्टेज वाला फेजर जो है दैट इज अलोंग x एक्सिस, तो उसका y कंपोनेंट 0 के बराबर होगा। y कंपोनेंट 0 के बराबर, मीनिंग हमें 0 से शुरुआत करनी है। अब ऊपर जाना है कि नीचे आना है? ओके, ऊपर जाना है कि नीचे आना है? अब वो देख लें, फेजर डायग्राम से ही फिर से देख लें। ये t इक्वल 0 पे सिचुएशन है। नाउ इनको रोटेट करना है,
काउंटर क्लॉकवाइज, जब ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर लेंगे, ये फेजर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर हो रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। रिमेंबर वाई कंपोनेंट हमने लेना, एक्स कंपोनेंट नहीं, साइन इन्वॉल्व है, तो वाई कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, दैट मींस वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, तो जीरो से हमें ऑब्वियसली ऊपर जाना होगा। तो वो अब हम यहां पर देख लेते हैं। सो लाइक दिस, नहीं एक गड़बड़ हमने की, एम्पलीट्यूड मैंने नीचे वाले साइड से कम ले लिया। चलिए आप ठीक है। सो ये वोल्टेज के लिए, ब्लू वन इज फॉर वोल्टेज VL। अब करंट के लिए शेप तो सेम होगी, साइन कर्व है, शेप सेम होगी, लेकिन स्टार्ट कहां से करना है वो हम देख लेते हैं। अब स्टार्ट के लिए मतलब टाइम t इक्वल 0 पे फेजर जो है वो ऐसे है। करंट वाला फेजर जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो उसका y कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम होगा। When a vector is along y axis, it has only y component equal to itself. तो नेगेटिव डायरेक्शन में y कंपोनेंट होगा और वो भी मैक्सिमम। तो हमें मैक्सिमम से शुरुआत करनी है, तो यहां से मैं शुरुआत कर लूंगा, और नेगेटिव मैक्सिमम है तो एक ही ऑप्शन है कि आपको वापस जाना पड़ेगा, नीचे तो नहीं जा सकते क्योंकि पहले ही मैक्सिमम पे है, तो वो हम देख लेंगे अब। Okay, goes like this. Red one is for current IL. So phase difference of minus pi by 2 या current is lagging behind by phase of pi by 2, उसमें क्या होगा, उसका मतलब वोल्टेज जो है वो जीरो के बराबर, करंट पहले ही नेगेटिव मैक्सिमम है। ऑफ कोर्स ट्रांजिएंट पीरियड, जो इनिशियल ट्रांजिएंट पीरियड, जो केओस वाला पीरियड होता है वो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ अवर स्टडी। तो हमें पता है कि जब यहां पर स्विच जो है वो ऑफ होगा, सपोज स्विच ऑफ है तो यहां पर कोई करंट भी नहीं है, कोई वोल्टेज भी नहीं है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं है, तो जब आप स्विच को ऑन कर रहे हैं उस टाइम करंट भी जीरो के बराबर है, वोल्टेज भी जीरो के बराबर है। सो उसके बाद जब थिंग्स विल सेटल डाउन, ये आप फोर्स इज लाइक कि जैसे कि मैंने अभी कहा था, इफ आई ग्रैब यू, आई स्टार्ट ऑसिलेटिंग यू, इनिशियली यू विल शो सम रेजिस्टेंस, तो आप ऑसिलेट नहीं मानेंगे होना या इधर उधर कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आई विल बी द विनर और मैं आपको ऑसिलेट कर लूंगा। सो वो जो इनिशियल केओस वाला टाइम है जहां पर आप कुछ रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, दैट इज द ट्रांजिएंट पीरियड, वी आर नॉट कंसीडरिंग दैट। सो यहां पर भी वो ट्रांजिएंट पीरियड होगा जो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सो t इक्वल टू 0 का मतलब नहीं है कि जब आप स्विच को ऑन कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि हमने इससे पहले जब डीसी सर्किट्स पढ़ा था वहां पर हमने कहा था कि t इज इक्वल टू 0 मींस द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ द स्विच।
यहां पर ऐसा नहीं है, t equal 0 is not the time of closing of the switch. Okay, t is equal 0 is the time after the transient period is over. Okay, after the transient period is over. So voltage 0 के बराबर है, करंट पहले से ही नेगेटिव मैक्सिमम है, नेगेटिव मैक्सिमम। करंट वोल्टेज जो इंक्रीज हो रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, करंट डिक्रीज हो रही है बट इज नेगेटिव ऑन द नेगेटिव साइड। वोल्टेज जो मैक्सिमम बन रही है पॉजिटिव मैक्सिमम, करंट 0। वोल्टेज डिक्रीज हो रही है पॉजिटिव साइड से, करंट इंक्रीज हो रही है पॉजिटिव साइड से। वोल्टेज बिकम्स 0, करंट बिकम्स मैक्सिमम। वोल्टेज इंक्रीज हो रही है ऑन द नेगेटिव साइड, करंट डिक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड। वोल्टेज बिकम्स मैक्सिमम, करंट बिकम्स 0। वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम ऑफ कोर्स, उसके बाद डिक्रीज हो रही है ऑन द नेगेटिव साइड, करंट इंक्रीज हो रही है ऑन द नेगेटिव साइड। वोल्टेज बिकम्स 0, करंट बिकम्स नेगेटिव मैक्सिमम। वोल्टेज इंक्रीजेस ऑन द पॉजिटिव साइड, करंट डिक्रीजेस ऑन द नेगेटिव साइड। ओके, तो यहां तक एक कंप्लीट साइकिल है, दोनों के लिए कंप्लीट साइकिल है। ओके, दोनों के लिए, इसके लिए भी कंप्लीट साइकिल है, इसके लिए भी कंप्लीट साइकिल है। तो टाइम पीरियड, दिस इज हाफ टाइम पीरियड, हाफ साइकिल वहां पर कंप्लीट हुआ है, और दिस इज 1/4 t/4, और ये यहां पर 3t/4। ओके, देन कंटिन्यू वैसे ही रहेगा। Is that fine? So inductive capacitance, inductive reactance XL is L omega D. This is very important. It is directly proportional to omega D. Low frequencies को ये allow कर लेगा, high frequencies को block करने की tendency होगी. So that's why we call it a low pass filter. Low pass filter, it has a tendency to allow low frequencies and has a tendency to block high frequencies. Okay. Voltage exactly वही जो source होगा, एम्पलीट्यूड उसका वही जो सोर्स का एम्पलीट्यूड होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही जो सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। करंट का एम्पलीट्यूड, वोल्टेज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय द अपोजिशन व्हिच इज इन दिस केस इंडक्टिव रिएक्टेंस। साइनोसॉइडल ये भी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम ओमेगा डी जो वोल्टेज की है, फेज डिफरेंस ऑफ -π/2, करंट इज लैगिंग बिहाइंड बाय फेज ऑफ π/2। ओके, इज दैट फाइन? चलिए अब नेक्स्ट 2-3 सेशंस में हम इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और फिर जाके नया टॉपिक लेंगे।